अभी तक आपने सुना। ऋषि उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि वह आखिर क्यों वसुंधरा के साथ ये सब कर रहा था, क्यों वसुंधरा का पास आना उसे सुकून देने लगा है। अब आगे। वसुंधरा ऋषि की बाहों में थी, नजरें झुकाए हुए। ऋषि ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और अपने पास लाया। ऋषि उसका चेहरा पास लाते हुए बोला, किसी ने कहा हमारे साथ कोई लड़की नहीं रह पाएगी। वसुंधरा नजरें नीचे किए घबराए खड़ी थी। ऋषि उसके पास ही जैसे मदहोश सा बढ़ता जा रहा था कि तभी उसके रूम में रखा फ़ोन बजा। वसुंधरा और वो दोनों ही जैसे होश में आए। ऋषि को इतना पास देख वो कुछ समझ नहीं पाई और उसे बुरी तरह धक्का दे दिया। दूर रहिए हमसे, वसुंधरा ये बोल के गुस्से से चली गई। ऋषि खुद नहीं जानता था कि आखिर क्यों और कैसे ये सब हो गया। वो खामोश सा कमरे की खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। तुमसे दूर रहना होगा, तुम मुझे कमज़ोर कर रही हो, ऋषि मल्होत्रा को कमज़ोर कर रही हो, उसे बदल रही हो। अच्छा यही होगा कि दूर रहूं मैं तुमसे, ऋषि ने खुद से कहा। वसुंधरा नीचे आई तो वहाँ मुग्धा बैठी थी। अरे बसु, कितनी देर लगती है चाय देने में, मुग्धा ने उसे छेड़ते हुए कहा। मुग्धा जी, भाभी जी से बोल देना कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जा रही हूँ, कल आऊँगी। इतना कह के वसुंधरा बिना मुग्धा की कोई बात सुने घर की तरफ निकल गई। वसुंधरा सड़कों पर चली जा रही थी। उसके आंखों में गुस्सा भी था और आंसू भी। वो इन्हीं सब ख्यालों में कब घर पैदल ही पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। अंदर आके बीती हुई रात को याद कर रही थी। वो जब खुद को थकी हुई महसूस करने लगी तो जाकर बिस्तर पर लेट गई। ना जाने कब सब कुछ सोचते हुए उसे नींद आ गई। ऋषि खाना खाने नीचे नहीं आया तो सुनैना उसका खाना ऊपर ही ले गई थी। भैया खाना खा लो, आप आए नहीं नीचे तो मैं समझ गई कि आप काम कर रहे होंगे, सुनैना ने खाने की प्लेट मेज़ पर रखते हुए बोली। सबने खाना खा लिया, ऋषि ने काम करते हुए बोला। जी भैया, सबने खा लिया। ईशान ने तो बहुत मुश्किल से खाया, बोला बसु को बुलाओ, बसु को बुलाओ। पता नहीं ये लड़की भी अजीब है, मुग्धा से बोल के घर चली गई। अरे जब तबीयत नहीं ठीक थी तो यहीं रुक गई होती और खा के भी नहीं गई। सुनैना बोले जा रही थी और इसी सुने जा रहा था। अच्छा भैया मैं जा रही हूँ, आप खा लेना, सुनैना ये बोल के चली गई। ऋषि उठा और चेयर खींच के बैठ गया। वो बैठ तो गया पर उससे खाया नहीं जा रहा था। ना जाने क्यों उसके कानों में बार बार सुनैना की कही बातें सुनाई दे रही थी। वो उठा और बिस्तर पर आके लेट गया। ना जाने कब सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह का वक्त। मुग्धा बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। सुनैना ईशान के कमरे में थी। कमला रसोई में काम कर रही थी। 9 बज गए थे, अभी तक वसुंधरा आई नहीं थी। ऋषि भी ऑफिस जा चुका था। कमला कहाँ हो, बसु आई क्या, सुनैना ने ईशान को नीचे लेके आते हुए कहा। नहीं दीदी, अभी तो बसु नहीं आई, कहीं उसकी तबीयत ज़्यादा तो नहीं खराब हो गई, मुग्धा ने कहा थोड़ा परेशान होके। हम फ़ोन करके देखते हैं। सुनैना हाल में रखे फ़ोन को उठाती है कि तभी वसुंधरा आके खड़ी हो जाती है। माफ़ करना भाभी, देर हो गई, वसुंधरा ने अंदर आते हुए कहा। कहाँ रह गई थी बसु आज तुम, हमें तो फिक्र होने लगी थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत ज़्यादा तो नहीं खराब हो गई, सुनैना उसे देखते हुए बोली। वो पट्टी बदलवाने चली गई थी भाभी, सॉरी। अरे गुड मॉर्निंग मुग्धा, वसुंधरा ने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बसु, मुग्धा ने भी मुस्कुरा के कहा। और ईशान कैसे हो, वसुंधरा ने ईशान से कहा तो वो बिना बोले गुस्सा होकर चला गया। अरे इसे क्या हुआ, वसुंधरा ने बोला। कल तुम बिना मिले चली गई थी ना, इसलिए नाराज है, अब मनाओ जाओ, सुनैना ने मुस्कुरा के बोला। अच्छा तो हमारा ईशान हमसे नाराज है, अच्छा बस नाराज है या गुस्सा भी है, वसुंधरा ने ईशान के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा। मुझे नहीं बात करनी है तुमसे बसु, ईशान ने नाराज होते हुए बोला दूसरी तरफ मुँह करके। बाप रे, इतना सारा गुस्सा, अब हम क्या करेंगे, वसुंधरा ने सोचते हुए कहा। वैसे मैं सोच रही थी मुग्धा के आज गोलगप्पे खाते हैं, मैं बनाती हूँ, पर ईशान अब नाराज है तो रहने दो, हम सब अकेले खा लेंगे बना के, वसुंधरा ने मुग्धा की तरफ देख के बोला। हाँ बसु, बहुत अच्छा, हम भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और गोलगप्पे के नाम से तो मेरे मुंह में पानी भी अभी से आने लगा, मुग्धा ने चटकारे लेते हुए कहा। अरे मैंने कब कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं बसु से नाराज हूँ, गोलगप्पे से नहीं, ईशान ने बोला मुंह फुला के। अच्छा जी, हम क्यों दें आपको अपने बनाए गोलगप्पे, वसुंधरा ने ईशान को देख के बोला। क्योंकि तुम सिंड्रेला हो मेरी, ईशान ने कहा। अच्छा, पर अभी तो आप बोल रहे थे आपको मुझसे बात नहीं करनी,
वसुंधरा ने उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा। हाँ तो मैं नाराज़ हूँ, तुम मनाओ मुझे, सॉरी बोलो, ईशान ने उसकी गोद में बैठे हुए कहा। अच्छा बाबा सॉरी, बस माफ़ कर दो ईशान जी, वसुंधरा ने दोनों कान पकड़ के कहा। ठीक है, पर पहले गोलगप्पे फिर सोचूंगा। ईशान के ये बोलते ही सब हंस पड़े। ओके, वसुंधरा ने कहा और उसे खाना खिलाने लगी। बसु आज फ्री हो क्या तुम? मुग्धा ने बोला। जी बोलिए, वसुंधरा ने बोला। वो हमें कुछ सामान खरीदने चलना था, चलोगी हमारे साथ? मुग्धा ने कहा। ठीक है, तो सब चलते हैं, सबकी आउटिंग हो जाएगी एक बार। भाभी चलोगे ना? सुनैना की तरफ देखते हुए वसुंधरा ने कहा। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुमने हरिद्वार नहीं देखा है तो आज दिखा देते हैं, सुनैना ने बोला वसुंधरा से। सब अपना नाश्ता करने लगे और नाश्ता ख़त्म करके सब रेडी होके कुछ देर में निकल गए। दोपहर का वक्त, खुराना साहब का घर। खुराना साहब अपने घर के गेस्ट रूम में आते हैं। वहाँ अनिल बैठा है, उसके सर पर पट्टी बंधी है। कैसे हो अब तुम? खुराना साहब ने अनिल से पूछा। जी ठीक हूँ, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बचाया, अनिल ने कहा। अरे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जो आग तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है अनिल, खुराना साहब ने उसके सामने बैठते हुए बोला। मतलब? अनिल ने पूछा। मतलब ये कि तुम्हें भी बदला चाहिए और मुझे भी, खुराना ने बोला। आपको कौन सा बदला चाहिए? अनिल ने बोला। अपने बेटे की मौत का, उस ऋषि मल्होत्रा से, खुराना ने गुस्से से बोला। तो मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? अनिल ने कहा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और जब दोनों का दुश्मन एक है, मंजिल एक है, तो क्यों ना साथ मिल के काम किया जाए, खुराना साहब ने बोला। मुझे उस ऋषि मल्होत्रा और उस लड़की से बदला लेना है, उस लड़की को तो मैं सबक सिखा के रखूँगा, अनिल ने गुस्से में बोला। बिल्कुल सिखाना, उस ऋषि मल्होत्रा और उसके किसी घर वालों को नहीं छोड़ेंगे, खुराना ने कहा। तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो और वहीं मेरे लिए काम करो, और हम तुम्हें एक घर दे रहे हैं, खुराना ने बोला और चला गया। दूसरी तरफ ऋषि अमन को बुलाता है। जी सर, आपने बुलाया था? अमन ने आते हुए कहा। हाँ अमन, ऑफिस के सारे सिक्योरिटी कार्ड, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो बदल दो, क्योंकि अनिल अभी तक गायब है, पता नहीं क्या करे वो, और किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ऋषि ने अमन की तरफ देख के बोला। जी सर, मैं आज ही सब कर देता हूँ, अमन ने बोला। और अमन पता किया है कि अनिल है कहाँ? ऋषि ने बोला। जी सर, वो खुराना साहब के साथ है अब, अमन ने बोला। वाह, मेरे दुश्मन ने उसे आसरा दिया है, कमाल है, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा। जी सर, अब कहीं तो उस अनिल को जाना ही था, उसने भी दिमाग लगा ही लिया कि इससे अच्छी जगह नहीं मिलने वाली है उसे, अमन ने मुस्कुरा के कहा। ठीक कहा तुमने अमन, उस पर नज़र रखना, क्या करता है वो, उसके पल पल की खबर मुझे चाहिए। जी सर, वो भाभी सबके साथ बाहर गई हैं आज, तो उन सब पर नज़र रखना। जी सर, अमन ये बोल के चला गया। ऋषि भी अपने काम में लग गया। शाम का वक्त, हर की पौड़ी, सुनैना और बाकी सब हर की पौड़ी पर आरती में खड़े हैं। ईशान वसुंधरा की गोद में। आरती ख़त्म होती है, सब आरती लेते हैं और बाहर आते हैं। बसु गोलगप्पे, ईशान ने बाहर एक गोलगप्पे वाले को खड़े देखा, बोला चलो आओ खाते हैं। वसुंधरा ने बोला तो कमला, मुग्धा और सुनैना सब उसके साथ वहाँ चले गए। भैया गोलगप्पे खिला दीजिए और एक प्लेट मीठा बना देना, वसुंधरा ने ईशान को पास रखे स्टूल पर बैठा दिया। जी बिटिया, स्टॉल वाले काका ने बोला। सब वहाँ रखे स्टूल पर बैठ गए। ये लो दीदी, स्टॉल में काम करने वाले एक छोटे लड़के ने मीठे गोलगप्पे की प्लेट रखते हुए कहा। शुक्रिया, वसुंधरा ने मुस्कुरा के कहा। हाय, काश मैं भी गोलगप्पे वाला होता तो आज, वहाँ बैठे कुछ बिगड़े लड़कों में से एक ने कहा। वसुंधरा चलो चलते हैं यहाँ से, मुग्धा ने डर के बोला। क्यों, इन सब की वजह से? मुग्धा, ये हर जगह है, तो क्या बाहर निकलना बंद कर दोगी? वसुंधरा ने बोला। पर मुग्धा कुछ और कहती, उससे पहले ही छोटू बाकी की प्लेट ले आया। लो अब खाओ और चलो जल्दी, मुग्धा ने कहा। ईशान ये लो, वसुंधरा ने बोला एक गोलगप्पे को उठाकर। काश मैं भी छोटा होता, दूसरे लड़के ने कमेंट किया। ईशान और चाहिए, वसुंधरा ने बोला। मेरा तो मन भरा ही नहीं अभी, हमें भी दे दो, तीसरे ने बोला तो सब हंसने लगे। वसुंधरा उठी और पास जूस के स्टॉल से एक गन्ना लेके उसे खाती हुई आगे बढ़ी उनकी तरफ। ये वसु दीदी कहाँ उनके पास जा रही हैं? कमला ने डरते हुए कहा। अरे क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, मुग्धा ने भी डर के बोला। हाँ तो किस किस को खाना है गोलगप्पे? वसुंधरा ने गन्ने को
खाते हुए बोला, हमें खिलाओगी? उसमें से एक लड़के ने आगे आते हुए कहा। क्यों नहीं, कौन सा वाला खाना पसंद करेंगे आप? वसुंधरा ने गन्ने को छीलते हुए बोला। जी हमें तो तीखा पसंद है, उस लड़के ने बोला। वसुंधरा ने खाते हुए गन्ने से ही उसे मारना शुरू किया। वो लड़का चिल्ला रहा था और सब देख रहे थे। मुग्धा, सुनैना और कमला तो आंखें फाड़े देख रहे थे। और तीखा या इतना काफ़ी है? वसुंधरा ने उसे कॉलर से पकड़ के उठा के बोला। माफ़ कर दो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, उस लड़के ने बोला। क्यों? अभी तो आपको खाना था, मैंने अभी खिलाना शुरू किया था, वसुंधरा ने बोला। तूने हमारे दोस्त पर हाथ उठाया? इतना कहकर उस दूसरे लड़के ने भी उस पर हाथ उठा दिया। वसुंधरा ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ के उसके पीठ से लगा दिया। ये जो नस महसूस कर रहे हो ना अंदर, उसे अगर खींच के बाहर निकाला तो अच्छी खासी 100 मीटर की रस्सी बन जाएगी, समझा? चल खड़ा हो चुपचाप, वसुंधरा ने उसे धक्का दे के कहा। चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो सीधा अंदर जाओगे, समझे? वसुंधरा ने गुस्से में कहा। जी जा रहे हैं, उन सब ने बोला और अपनी अपनी बाइक लेके भाग गए। वसुंधरा ने हाथ साफ किया पानी से और वापस ईशान के पास चली आई। वाह वसु, क्या मारा तुमने, मुझे तो मज़ा आ गया, ईशान ने गोलगप्पे वसुंधरा को खिलाते हुए कहा। क्या हो तुम वसु, बाप रे, ऐसी भी हो तुम, सुनैना ने बोला। बुआ जी कहती हैं कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ बिल्कुल, वो भी ऐसी ही थी, वसुंधरा ने बोला। पर जो कहो वसु दीदी, क्या मारा है, मज़ा आ गया सच में, कमला ने खुश होते हुए बोला। बाप रे, मैं तो डर गई थी, पर सच में बाद में मुझे उन लड़कों के लिए होने लगा ये सब देख के, मुग्धा ने कहा तो सब हंसने लगे। चलो अब घर चलो, सुनैना ने बोला। सब उठे और आकर गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर में सब घर पर थे। ईशान वसुंधरा की गोद में सो गया था। वसुंधरा ईशान को गोद में लेके अंदर आ गई। बसु, ये सो गया है, इसे ऊपर ले जाओ, सुनैना ने वसुंधरा से कहा। वसुंधरा ईशान को लेकर ऊपर चली गई, उसे बिस्तर पर ले आके सुला दिया। वसुंधरा उसे कंबल उड़ा के चली आई नीचे। मुग्धा कुछ परेशान सी कॉरिडोर के बालकनी में खड़ी थी। क्या हुआ, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो, वसुंधरा ने उसके पास आते हुए कहा। कुछ नहीं, ऐसे ही, मुग्धा ने बोला। वैसे बसु, आपकी माँ कहाँ है, मुग्धा ने पूछा। वो अब नहीं है, बुआ जी ने हमें पाला है, एक कार एक्सीडेंट में माँ पापा दोनों चले गए, मैं बच गई और बुआ मुझे अपने घर ले आई और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पाला, वसुंधरा ने कहा। सॉरी, मुग्धा ने कहा। कोई बात नहीं, वसुंधरा ने कहा। वैसे अगर अमन जी से कह दोगी तो शायद दिल हल्का हो जाए, कोशिश करके देख लो, वसुंधरा ने उसे देखते हुए बोला। वसु, तुम्हें कैसे, मुग्धा ने हैरान होते हुए बोला। अब ऐसे देखोगी अमन जी को तो कोई भी जान जाएगा, और अमन जी बुरे नहीं हैं, वसुंधरा ने उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालते हुए कहा। क्या तुम भी कुछ भी, मुग्धा ने शर्मा के बोला। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं है, हमें लगा तुम्हें पसंद है, चलो अच्छा है, हम ही किसी और को बोल देते हैं अमन जी को पटाने के लिए, वसुंधरा ने बोला। मैंने ऐसा कब बोला, मुग्धा ने कहा। अच्छा जी, तो आप क्या कह रही थी, वसुंधरा ने उसे परेशान करते हुए कहा। अभी बताती हूँ, मुग्धा ने कहा तो वसुंधरा भाग गई। मुग्धा भी मुस्कुरा दी। वसुंधरा नीचे आई तो सुनैना बैठी थी। भाभी, मैं भी चलती हूँ वरना देर हो जाएगी, वसुंधरा ने कहा। अच्छा ठीक है, निकल जाओ, वैसे भी मौसम ख़राब हो रहा है, शायद बारिश होने वाली है, सुनैना ने कहा। अच्छा ठीक है, बाय, वसुंधरा ने बोला और बैग लेकर बाहर आ गई। उसने ऋषि के रूम की खिड़की की तरफ देखा और शॉल निकाल के ओढ़ ली। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। वसुंधरा गेट से बाहर निकली तो तभी ऋषि की कार पीछे से आ रही थी। ऋषि ने वसुंधरा के निकलते हुए देख लिया था। वसुंधरा सड़क पर चली जा रही थी। ऋषि ने ड्राइवर और अमन को भेज दिया और खुद आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वसुंधरा ने देखा आज कोई रिक्शे वाला नहीं दिख रहा है। वो तेज कदमों से बस चली जा रही थी कि तभी उसे सामने एक रिक्शा दिखा। भैया, हरी कॉलोनी चलोगे, वसुंधरा ने बोला। जी नहीं मैडम, मौसम ख़राब हो रहा है, मैडम वापस आने में दिक्कत हो जाएगी मुझे, रिक्शा वाले ये बोल के चला गया बिना वसुंधरा की बात सुने। हद है, अजीब शहर है, वसुंधरा ने कहा और चलने लगी। ऋषि पीछे से गाड़ी लेकर आगे आया और उसकी साइड पे रोक दिया। वसुंधरा ने देखा ऋषि को तो हैरान हो गई। बैठ जाओ, ऋषि ने कहा और गेट खोल दिया। जी नहीं, हम खुद चले जाएंगे, वसुंधरा ने गेट बंद करके आगे बढ़ते हुए कहा। वसुंधरा अंदर बैठो, मौसम ख़राब हो रहा है, ऋषि ने बोला। मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी, वसुंधरा आगे बढ़ गई कह के ऋषि ने वसुंधरा के सामने लाके गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। अंदर बैठो, ऋषि ने गुस्से में कहा। नहीं, वसुंधरा ने गुस्से से बोला। मैं तुम्हारा बॉस हूँ,
ऋषि ने जैसे ही ये बोला, वसुंधरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी सिर्फ एक एम्प्लॉय। मुझे ये बात याद है मिस्टर ऋषि मल्होत्रा, पर शायद आपको ये बात याद नहीं, इसलिए बार बार आप ये बात बोलते हैं। मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ और मेरे ख्याल से इससे पहले नेहा भी आपके यहाँ काम करती थी, तो आपने कभी उसे घर तो नहीं छोड़ा होगा, तो मुझे क्यों? ऋषि मल्होत्रा जी, आप बड़े हैं और बॉस भी मेरे, और एक लड़के होने के नाते आप पर कोई उंगली नहीं उठेगी, पर मुझे कोई नहीं बख्शेगा। इसलिए प्लीज़ ये मेहरबानी कर दें कि कोई मेहरबानी ना करे हम पर, और प्लीज़ हमसे दूर रहें, अच्छा होगा। वसुंधरा ये बोल के आगे बढ़ गई। तूफान ने बारिश का रुख ले लिया था। ऋषि की आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। आज पहली बार कोई उसके सामने इतना बोल गया था। ऋषि वसुंधरा के पास गया और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लिया। मुझसे आज तक इस तरह से बात करने का हक मेरी भाभी माँ का है। सिर्फ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह मुझसे बात करने की, और किस चीज़ का गुरूर है तुम्हें? तुम जैसी लड़की जिसमें तहजीब तमीज़ नहीं, ऐसी लड़की को तो उसके माँ बाप ना पसंद करें तो मैं कैसे पसंद करूँगा? तुम जैसी लड़कियों का बस एक ही काम है कि अपना मतलब निकालना। वसुंधरा के आंखों में आंसू थे, पर बारिश के पानी से वो आंसू भी नहीं दिख रहे थे। आज वसुंधरा बस ऋषि को देखे जा रही थी। और हाँ, कल से नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं कोई और केयर टेकर देख लूँगा। पैसे पर काम करने वाली तुम जैसी बहुत सी मिल जाएंगी, ऋषि ने उसे कहा और उसे छोड़ के गाड़ी में बैठ के चला गया। वसुंधरा भी धीमे कदमों के साथ रास्ते पर आगे बढ़ गई। वसुंधरा बरसात में भीगती हुई चली जा रही थी। उसके कानों में सिर्फ ऋषि के कहे बोल थे। वो ये सब सोचती घर पहुंची और दरवाज़ा बंद करके वहीं गीले कपड़े में दरवाजे से लग के बैठ गई। वो खोई हुई सी शून्य में देखे जा रही थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वसुंधरा को बचपन से आज तक बस यही तो सुनने को मिला था कि वो मनहूस है। ऋषि ने भी तो आज उसे सीधे ना सही पर कह दिया था। एक बार फिर उसे एहसास दिला दिया था कि आखिर वो क्या है। वसुंधरा वहीं सोचते हुए रोते हुए सो गई थी। दूसरी तरफ ऋषि भीगा हुआ घर आया तो सुनैना उसे ऐसे देख के परेशान हो गई। भैया, आप भीग कैसे गए? गाड़ी लेकर गए थे ना आप? फिर ये? सुनैना ने ऋषि से पूछा। ऋषि बिना कोई जवाब दिए चला गया वहाँ से गुस्सा में। सुनैना को लगा शायद थके हो इसलिए चला गया है। कमला, जाओ भैया के लिए जल्दी से चाय बना दो, सुनैना ने कहा तो कमला भाग कर गई रसोई घर में और चाय बनाने लगी। ऋषि रूम में पहुंचा और वॉशरूम में साबर चला के उसके नीचे खड़ा हो गया। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती वसुंधरा, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद की मर्जी का मालिक हूँ। मैं पूरे हरिद्वार को कंट्रोल करता हूँ। एक मामूली सी लड़की मेरे सामने खड़ी नहीं हो सकती। कैसे बोल गई तुम? किसने हक दिया तुम्हें बोलने का, मुझे हुक्म देने का? ऋषि के जेहन में गुस्सा था क्योंकि इन 7 सालों में वो बदल चुका था। खुद को खुद बदल दिया था उसने। आज 7 साल बाद कोई उसके सामने खड़ा था, जैसे उसे तोड़ के उसके दिल को छूने की कोशिश कर रहा हो। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये, वो सहन नहीं कर पा रहा था। पर यह सच था कि ऋषि के गुस्से में भी वसुंधरा का ख्याल था। ऋषि ने चेंज किया और बाहर आया। कमला भी तब तक चाय लेके आ गई। भैया चाय, कमला ने कहा और रख के चली गई। ऋषि ने उठ के जैसे एक घूंट पिया। उसने कमला को जोर से आवाज़ दी, कमला, कमला। ऋषि की आवाज़ सुन कमला दौड़ती हुई आई। उसे देखकर ऋषि का गुस्सा उस पर फट पड़ा। जब चाय बनानी नहीं आती तो बनाती क्यों हो? किसने कहा तुम्हें कि चाय बनाने के? ऋषि उस पर गुस्से में बोले जा रहा था कि सुनैना आ गई। उसने चाय का कप लेते हुए कहा, भैया क्या हुआ? चाय नहीं ठीक बनी तो हम बना देते हैं। ऋषि फिर गुस्से में बोला, रोज़ तो ये ठीक चाय बनाती है, आज क्या हुआ इसे? इतने दिन से आपकी चाय कमला नहीं वसु बना रही थी, इसलिए आपको उसके हाथ की चाय की आदत हो गई है। सुनैना इतना ही कहा था कि ऋषि का गुस्सा फट पड़ा। वसुंधरा का नाम सुन के, कौन बनाता था या नहीं, पर अभी तक आप बनाते थे मेरे लिए भाभी माँ चाय, तो फिर किसी और का नाम कहाँ से आया? और उस लड़की का नाम इस घर में मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है, अब वो इस घर में नहीं आएगी कभी, और दोबारा मैं उसकी बात या उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। ऋषि ये बोल के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनैना और कमला दोनों उसकी बात सुन के हैरान परेशान खड़े थे। दोनों धीरे कदमों से चलकर नीचे आए। मुग्धा ने भी सब कुछ सुन लिया था। दीदी,
क्या सच में ऋषि जी ने वसु को निकाल दिया है? मुग्धा ने भी परेशान होकर बोला। सुनैना ने फ़ोन ट्राई किया पर वसुंधरा ने फ़ोन नहीं उठाया। दीदी रहने दो, क्या पता ऋषि जी गुस्से में बोले हों पर वसुंधरा से ना बोले हों, मुग्धा ने बोला। सुनैना ने ऋषि को बहुत अच्छे से जानती थी। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया, सब अपने कमरे में आ गए। सुनैना की आंखों में नींद नहीं थी। मुग्धा और कमला कुछ वक्त बाद सो गए थे पर ऋषि वो जाग रहा था। उसका गुस्सा कम होने की जगह बढ़ गया था। सुनैना को सुबह का इंतजार था। सुबह का वक्त वसुंधरा का घर। वसुंधरा दरवाजे पर फर्श पर लेटी थी। उसकी आंखें खुलती है जो सूज गई थी रोने से। वो धीरे से उठकर अपने कमरे में गई और बैठ के सोचने लगी कि अब वो क्या करेगी, आखिर कहाँ जाएगी, क्योंकि इलाहाबाद जाना उसके आगे बड़े कदमों को वापस वहीं ले आएगा जहाँ से उसने शुरू किया था। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो रचना का था। हेलो रचना, कैसी हो? वसुंधरा ने खुद को संभाल के कहा। दी, वो सब छोड़ो, आपको पता है मेरे हाथ में इस वक्त क्या है? सोचो क्या है इस वक्त मेरे हाथों में? रचना ने खुशी से उछलते हुए कहा। क्या है जो आप इतना खुश हो रही हैं? वसुंधरा ने धीरे से बोला। वही जिसका इंतज़ार आप 4 महीने से कर रही थी और बाद में आपको वहाँ जाके काम करना पड़ा जहाँ आप शायद जाना नहीं चाहते थे। आपका अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी देहरादून के टॉप हॉस्पिटल में हेड चिल्ड्रन वार्ड की नर्स का, रचना ने खुश होते हुए कहा। वसुंधरा ने जब सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तू सच बोल रही है रचना? वसुंधरा ने हैरानी से बोला। जी दीदी, आपके फ़ोन पर भी तो ईमेल आया होगा, देखें जल्दी। और हाँ, जल्दी रेडी होकर निकले क्योंकि आज रात दी आपको रिपोर्ट करना है, रचना ने कहा और फ़ोन रख दिया। वसुंधरा ने जल्दी से फ़ोन में आए ईमेल देखना शुरू किया। उसे वो ईमेल मिला। उसे पढ़ के उसने आंखें बंद कर ली। आपने इतनी देर से क्यों सुनी मेरी? अगर सुन ली होती तो शायद जो हो गया वो नहीं हुआ होता, वसुंधरा ने आंखें बंद किए हुए बोला। वसुंधरा उठी और वॉशरूम में चली गई। वो नहा के जल्दी से रेडी हुई और अपना सामान पैक करने लगी। उसने अपना सामान पैक किया और एक बार उस घर को देखा और फिर जल्दी से बाहर आ गई। घर को लॉक कर चाबी और एक लेटर बगल के घर वाली एक औरत को दे के वो अपना सामान लेके वहाँ से निकल गई, एक नई सफ़र की तरफ। वो जैसे टैक्सी में बैठ के स्टेशन की तरफ बढ़ी वैसे ही उसके घर पर सुनैना की गाड़ी आके रुकी, पर उससे पहले ही वसुंधरा जा चुकी थी। सुनैना जल्दी से गाड़ी से उतरी और घर की तरफ बढ़ी, पर उस पर लॉक देखकर वो परेशान हो गई। आप उस लड़की की रिश्तेदार हैं? उस औरत ने बोला। जी, आपको पता है वो कहाँ गई है? सुनैना ने नम आंखों से बोला। जी, वो आपके लिए घर की चाबी और ये लेटर छोड़ गई है, उस औरत ने बोला। कहाँ गई हैं, कुछ बताया उसने? सुनैना ने दोनों चीज़ों को लेते हुए पूछा। जी नहीं, बस ये दिया और टैक्सी में बैठ के चली गई, शायद जल्दी में थी, उस औरत ने बोला। जी शुक्रिया, सुनैना ने नम आंखों से कहा। सुनैना ने जल्दी से लेटर खोला। उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। भाभी, माफ़ी चाहती हूँ आपसे जो इस तरह जा रही हूँ, पर सच में वक्त नहीं था मिलने का। मुझे जॉब मिल गई है, आज रात ज्वाइनिंग करनी है तो जाना पड़ा। और शायद अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि ऋषि जी ने हमें निकाल दिया है नौकरी से, पर नौकरी के अलावा भी आपसे और ईशान से मेरा वो रिश्ता है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता भाभी। और ईशान से बोलना जब बात करना हो मुझे कॉल कर ले और अपने ड्राइंग कंपटीशन में जीत के आए, वरना उसकी सिंड्रेला नाराज़ हो जाएगी। ईशान से कहना उसकी सिंड्रेला उससे बहुत प्यार करती है। भाभी, मुग्धा जी आपसे शायद कभी ये बोल ना पाए, पर वो अमन जी से प्यार करती हैं। हो सके तो उन्हें उनकी मोहब्बत दे देना। और आखिरी रिक्वेस्ट है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कभी मत पूछना। हाँ, पर बात करना हो तो कभी भी फ़ोन करना। आप अपना और ईशान का ख्याल रखना। ऋषि सर को गुड बाय बोल देना मेरा। आपकी प्यारी वसु। वसुंधरा का लेटर पढ़ते हुए सुनैना रो पड़ी थी। हमें लगा तुम्हारे आने से भैया बदल जाएंगे वसु, पर उन्होंने तुम्हें भी इस तरह दूर कर दिया, सुनैना ने रोते हुए कहा। वो धीमे कदमों से चल के गाड़ी के पास आई और एक बार पीछे मुड़ के घर को देखा और आंसू पोंछ के वो गाड़ी में बैठ गई। दूसरी तरफ वसु कुछ वक्त में स्टेशन पर थी। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और बैग उठा के आगे बढ़ गई। वो टिकट काउंटर पर आई, देखा लंबी लाइन थी। वो लग गई लाइन में टिकट लेने के लिए। कुछ वक्त बाद उसका नंबर आ गया। उसने टिकट लिया और पता करते हुए ट्रेन के बारे में प्लेटफार्म 7 पर गई।
उसने खाली बेंच देखी और बैठ गई वहाँ पर बैग लेके। तभी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा चाय की केतली लिए खड़ा था। चाय लेंगी दीदी? सिर्फ 10 रुपए में है, उस छोटे लड़के ने मुस्कुरा के बोला। हाँ दे दो, वसुंधरा ने भी मुस्कुरा के बोला। उसने 10 रुपए की नोट उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने उसे जेब में रखा और एक गिलास में चाय निकाल के मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। वसुंधरा भी मुस्कुरा के गिलास पकड़ ली। वो लड़का चला गया और वसुंधरा मुस्कुराते हुए उसे जाता देख रही थी, हाथ में चाय की गर्म गिलास लिए। उसने चाय ख़त्म की और आंख बंद किए बैठ गई, सर बेंच के पीछे लगे दीवार से लगा के। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई और वो अपना सामान उठा के चढ़ गई उस पर। एक बार पीछे देखा मुड़ के और फिर चली गई अंदर। वो अंदर आई और बैठ गई एक सीट पर। वो सब याद करने लगी, ईशान, उसके साथ बिताया हर पल, सुनैना की बातें। पर जब उसे ऋषि की बात याद आई तो फिर से उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द दोनों था। वो समझ नहीं पा रही थी इस बेचैनी को। ट्रेन 15 मिनट बाद चल दी। वसुंधरा धीरे धीरे पीछे छूट रहे हरिद्वार को देख रही थी और बढ़ रही थी फिर से एक नई राह पर। ऋषि का घर। दोपहर का वक्त 12 बजे के करीब सुनैना घर पहुंची। ईशान ने रो रो के घर सर पर उठा रखा था। सुनैना को देखते ही वो भाग के आया। मम्मी, वसु नहीं आई? ईशान ने पूछा। सुनैना ने उसे गोद में उठा लिया। आपकी वसु अपने घर गई, वहाँ कुछ काम है ना, इसलिए। आप सो रहे थे इसलिए उन्होंने आपको उठाया नहीं, और जल्दी आ जाएंगी आपके पास। सुनैना उसे खाने की मेज़ के पास ले आई। उसे खाना खिला के कमला के साथ ऊपर भेज दिया। क्या हुआ दीदी, वसु नहीं आएगी क्या? मुग्धा ने भी नम आंखों से पूछा। सुनैना अपने साथ लाया उसका लेटर दे दिया उसे। मुग्धा ने जब पढ़ा तो वहाँ रखी चेयर पर बैठ गई। वो चली गई बिना किसी से मिले? ईशान से तो मिल लेती, मुग्धा ने बोला। वो बहुत स्वाभिमानी लड़की है मुग्धा। उस बच्ची ने बचपन में बहुत दुख झेले हैं, पहले माँ बाप को खो देने का और फिर अपने ही लोगों के ताने, पर यहाँ भी उसे खुशी ज़्यादा दिन नसीब नहीं हुई। भगवान करे अब कोई दुख ना आए उसे। सुनैना ये बोल के अपने कमरे में चली गई। ऋषि ने जब ये सब सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उससे क्या हो गया है। उसने बिना कुछ जाने उसके माँ पापा के बारे में बोल दिया था, जो थे ही नहीं इस दुनिया में। वो भाभी माँ के पास गया। सुनैना बिस्तर पर बैठी थी। ऋषि धीरे कदमों से चल के उसके पास आया और उसके पैर के पास नीचे बैठ गया। भाभी, ऋषि के मुंह से बस इतना ही निकला। मुझे नहीं पता भैया कि आपने किस बात पे गुस्सा होकर वसु को निकाल दिया, पर मैं जानती हूँ वो इतनी बड़ी गलती कभी कर ही नहीं सकती कि कोई उससे गुस्सा हो या खफा हो। आपसे ना जाने क्या बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो नहीं जानती मैं कि आपने उसे इस तरह निकाल दिया। बस इतना जानती हूँ आपने उसे ऐसा कुछ कह दिया जो उसके दिल को छू गई, इसलिए तो वो मिलने भी नहीं आई। सुनैना ने शांत भाव से बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो बदल रही थी सब कुछ। ईशान से मेरे रिश्ते, मुझे खुद मुझसे ही बदल रही थी। वो नहीं चाहता था मैं उसे, उसकी आवाज़ नहीं चाहिए थी मुझे मेरे आसपास। हाँ मानता हूँ कल गुस्से में मैं उसे बहुत ज़्यादा बोल गया था भाभी माँ। ऋषि ने उसके पैरों के पास सर झुका के कहा। अब आप शांत से रहें, वो जा चुकी है सब छोड़ छाड़ के। सुनैना ने बोला। ऋषि कुछ नहीं बोल पाया। वो धीरे से उठा और जाने लगा। पर क्या खुद को शांत कर पाएंगे आप भैया जी? सुनैना के इस सवाल से ऋषि परेशान हो गया और चला गया। शाम का वक्त। देहरादून स्टेशन। वसुंधरा देहरादून स्टेशन पहुंच गई थी। उसने सामान लिया और बाहर गई स्टेशन से। उसने अपने मोबाइल में पता देखा और एक टैक्सी रोककर उसे वहां चलने को कह दिया। यहाँ ठंड ज़्यादा थी तो उसने अपनी शॉल निकाल के ओढ़ ली। टैक्सी देहरादून की घुमावदार सड़कों पर बढ़ती जा रही थी। कुछ वक्त बाद टैक्सी एक बड़े से गेट के पास आके रुकी। मैडम जी आ गए, टैक्सी वाले ने बोला। वसुंधरा ने उसे पैसे दिए और सामान लेकर बाहर आई। उसने नज़र उठाकर देखा तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, RM हॉस्पिटल देहरादून। उसने एक नज़र डाली और अंदर चली गई अपना बैग लेके। वो हॉस्पिटल के अंदर गई और अपना इंट्रो दिया। जी आप मेरे साथ चले, वहाँ रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की ने कहा। वसुंधरा अपना सामान वहीं रख के उसके पीछे चल दी। सर, मे आई कम इन? उसने एक केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे कल्पना आओ, उस बूढ़ी सी आवाज़ ने कहा। सर, नई हेड नर्स आ गई हैं ज्वाइनिंग के लिए, कल्पना ने मुस्कुरा के बोला।
वसुंधरा ने मेज पर रखी उनके नाम का नेम प्लेट देखा जिस पे लिखा था डॉक्टर त्यागी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर त्यागी ने कहा मुस्कुराकर। कल्पना वसुंधरा को वहाँ छोड़ वापस चली गई। हेलो मिस वसुंधरा कश्यप जी, आप तो वक्त से काफ़ी पहले आ गईं, डॉक्टर त्यागी ने चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। जी वो हम हरिद्वार में ही थे तो आ गए, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। अच्छा है, वैसे ये आपकी ज्वाइनिंग के पेपर हैं, आप चाहे तो इसे आराम से पढ़ के साइन कर सकती हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर त्यागी ने अपनी बूढ़ी सी आवाज़ में बोला। जी नहीं, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ, उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वसुंधरा ने कहा और पेपर पर साइन करके उन्हें दे दिया। आपकी मर्जी, यहाँ बाकी सब नर्स की ड्रेस कोड है और आप हेड होंगी तो इसलिए आप नॉर्मल ड्रेस पहन सकती हैं, पर वो साड़ी ही होनी चाहिए। मैं थोड़ा पुराने ख्याल की हूँ, ये मत सोचना ये हमारे एमडी और इस हॉस्पिटल के मालिक के रूल है, डॉक्टर त्यागी ने कहा। वसुंधरा सुनी जा रही थी चुपचाप। डॉक्टर त्यागी ने एक डिब्बी निकाली और कुछ गोल गोल सी चीज़ निकाल के मुंह में डाल ली। आप लेंगी, डॉक्टर त्यागी ने मुस्कुरा के बोला। जी नहीं सर, वसुंधरा ने मुस्कुरा के कहा। हमें बचपन से अनारदाना खाना पसंद है, बचपन की आदत है, आज तक नहीं गई। वैसे कहते हैं बुढ़ापा एक तरह से बचपन ही होता है, डॉक्टर त्यागी ने मुस्कुरा के कहा। डॉक्टर त्यागी एक बहुत ही खुश मिजाज आदमी थे, उनकी बीवी के अलावा कोई नहीं था उनका। इस हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड के सबसे हेड डॉक्टर थे और उन्होंने ये काम खुद अपनी मर्जी से चुना था, क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो और उनकी बीवी इन्हीं बच्चों में अपनी बाकी की ज़िंदगी को गुजार देना चाहते थे। उन्होंने कल्पना को बुला के उसे उसके क्वार्टर में ले जाने को कहा। वसुंधरा उठ के चली गई कल्पना के साथ। कल्पना ने एक काम करने वाली को आवाज़ दिया और उसके साथ वसुंधरा को भेज दिया। वसुंधरा को लेकर वो काम करने वाली हॉस्पिटल के पीछे हिस्से से लेकर बाहर गई। जब वसुंधरा बाहर आई तो उस नज़ारे को देख के हैरान थी। इतना खूबसूरत नज़ारा उसने कभी नहीं देखा था। एक प्यारा सा क्वार्टर था, लकड़ी के बना हुआ, दूर एक फैली वादियाँ और खूब अच्छा छोटा सा बगीचा। वहाँ ऐसे ही बहुत सारे क्वार्टर बने थे। वो काम करने वाली के साथ क्वार्टर के अंदर गई। वहाँ सब कुछ चीज़ें थी और बहुत सलीके से सब रखा गया था। वो काम करने वाली चली गई। वसुंधरा थकी हारी सी वहीं रखे काउच पर बैठ गई। खुद को खुद में सिमटाए हुए वो बैठी हुई थी, आंखें बंद किए। रात का वक्त, ऋषि का घर। ईशान अपने कमरे में बैठा है। कमला दी फ़ोन लाओ, ईशान ने कहा। ईशान ने फ़ोन लेके वसुंधरा को फ़ोन किया। ईशान का नंबर देख वसुंधरा ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हेलो ईशान, कैसे हो? खाना खाया आपने? ठीक हो ना आप? वसुंधरा ने एक साथ सब पूछ लिया। मैं ठीक हूँ वसु, तुम कैसी हो? तुम मुझसे मिल के भी नहीं गई, क्यों? ईशान ने नाराज़ होते हुए कहा। अच्छा सॉरी, सुनो वीडियो कॉल करो, ईशान से वसुंधरा ने बोला। ईशान ने किया तो सामने फ़ोन में ईशान को देख के वसुंधरा थोड़ी इमोशनल हो गई। वसु तुमने कुछ खाया? ईशान ने बहुत प्यार से पूछा। नहीं, अभी वक्त नहीं मिला, वसुंधरा ने बोला। गलत बात वसु, चलो खाओ, उठो, ईशान ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। ईशान की बातों में वसुंधरा सब भूल गई। अच्छा चलो कुछ बनाते हैं, पर आप भी उठो, कुछ खा लो, वसुंधरा ने उठ के किचन में जाते हुए बोला। वो अंदर आई और बालों को समेट की जूड़ा बना ली और फ़ोन को शेल्फ पर खड़े करके रख दिया, जिससे वो ईशान को और ईशान उसे देख सकता था। कमला दी जाओ खाना ले आओ, ईशान ने बोला। कमला चली गई खुशी से। वसु तुम्हें पता है आज मैंने बहुत प्रैक्टिस की ड्राइंग की, ईशान बोले जा रहा था और वसुंधरा मुस्कुरा के सुने जा रही थी। कमला नीचे आई तो ऋषि बैठ के खाना खा रहा था। भाभी, ईशान ने खाना मांगा है। कमला की बात सुन सुनैना भी हैरान हो गई। कैसे माना वो खाने के लिए? सुनैना ने पूछा। वसु दी के कहने पर, कमला ने बोला तो ऋषि के हाथ रुक गए खाते हुए। मुग्धा और सुनैना ने सुना तो बहुत खुश हो गई। वसु का फ़ोन है, कैसी है वो, ठीक से तो है ना? सुनैना ने पूछा। हाँ थोड़ा उदास थी, पर ईशान ने सब ठीक कर दिया, कमला ने हंसते हुए कहा और किचन में चली गई। सुनैना और मुग्धा दोनों ईशान के पास चले गए। ऋषि भी खाना छोड़ के अपने रूम में चला गया। ईशान, वसु का फ़ोन है क्या? ईशान से सुनैना ने पूछा अंदर आते हुए। हाँ मम्मी, ईशान ने कहा। सुनैना ने ईशान से फ़ोन लिया। वसु कैसी हो, ठीक हो ना? सुनैना ने बोला। जी भाभी ठीक हूँ, वसुंधरा ने बोला। हमसे बिना मिले चली गई वसु, मुग्धा ने बोला। माफ़ कर दो हमें आप सब, पर अगर मिलने आते
तो आप सब जाने ही नहीं देते और मैं वापस वहाँ काम नहीं कर सकती थी, वसुंधरा ने कहा। कमला तब तक खाना ले आई थी। सुनैना ने प्लेट ली और ईशान को खिलाने लगी। मुग्धा और कमला दोनों बैठ के वसुंधरा से बातें करने लगी और ईशान को सुनैना खाना खिला रही थी। कुछ देर में सब ठीक लग रहा था। मुग्धा और कमला चले गए खाना खाने। सुनैना ने ईशान को चेंज करने भेज दिया। सुनैना ने फ़ोन लिया और उसे ऑडियो कॉल कर दिया। बसु, सच सच बताना, जो पूछ रही हूँ छुपाना मत। तुम्हें हमारी कसम, क्या हुआ था जो भैया ने ये सब किया और तुम ऐसे चली गई? सुनैना ने उससे पूछा। वसुंधरा खामोश रही। बसु, कुछ पूछा है, बोलो, सुनैना ने गुस्से में बोला। वसुंधरा ने सब बताया। भाभी, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा था, मैं खुद नहीं समझ रही थी। उस दिन किस बात का गुस्सा था जो मैं भूल गई? वसुंधरा ने रोते हुए बोला। शांत हो जाओ वसु, भैया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो अपनी सीमा भूल गए गुस्से में। सुनैना ने गुस्से में बोला। नहीं भाभी, आपको मेरी कसम, उनसे गुस्सा मत होना। आप और ईशान उनके लिए सब कुछ हैं। अगर शायद मैं भी उनकी जगह होती और मेरी सबसे प्यारी चीज़ को मुझसे कोई दूर करता तो शायद मैं भी वही करती जो उन्होंने किया। ईशान उनसे दूर हुआ और आपने मुंह फेर लिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप कभी उन पर गुस्सा मत होना। ईशान को उसके चाचू के पास ही रखना, वसुंधरा ने कहा तो सुनैना की भी आंखें नम हो गई। ईशान भी चेंज करके वापस आ गया था। सुनैना ने जल्दी से आंखों को पोंछ लिया। लाओ, हम बसु से बात करेंगे, ईशान ने कहा। अच्छा, लो करो बात, सुनैना ने बोला और फ़ोन दे दिया। बसु, कहानी सुनाओ, ईशान ने बोला। ईशान, आज चाचू से कहानी सुन लो। और आपने उनसे पूछा कि वो खाना खाए या नहीं? वसुंधरा ने प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। नहीं, मैंने तो नहीं पूछा, ईशान ने कहा। गलत बात है ना, चाचू तो आपके सबसे अच्छे वाले दोस्त हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं। चलो जल्दी उठो और जाओ खाना खिलाओ, वसुंधरा ने प्लेट मेज़ पर रखते हुए कहा। ठीक है बसु, पर तुम भी पास रहोगी ना, ईशान ने बोला। जी अच्छा, अब चलो उठो और जाओ जल्दी, वसुंधरा ने कहा। ओके। ईशान जाने लगा तो सुनैना ने पूछा, कहाँ जा रहा है? तो बोला, चाचू के पास खाना खिलाने उन्हें, और ये बोल के वो भाग गया। वसुंधरा, जो भी बोलो, तुम दोनों में कहीं कुछ तो है जो जुड़ गई है, पर अभी तक तुम दोनों ही इससे अनजान हो। पर सच बोलती हूँ, बहुत जल्द आप हमारे भैया की ज़िंदगी में वापस आएंगी, क्योंकि आप ही हैं जो उन्हें समझ रही हैं और उनके सामने खड़ी भी हो रही हैं, सुनैना ने खुद से बोला। ईशान एक प्लेट में खाना लेकर ऋषि के कमरे में आया। ऋषि खामोश खिड़की के बाहर देख रहा था खड़ा होके। चाचू, ईशान ने बोला। ईशान की आवाज़ सुन ऋषि पीछे मुड़ा। ईशान, क्या हुआ? आप यहाँ? सब ठीक है ना? और ये खाना किस लिए? आपने खाया नहीं क्या अभी तक? ऋषि ने उसके पास आते हुए कहा। चलो खिलाओ, ईशान ने कहा। अच्छा आओ, ऋषि ने कहा, उसको गोद में उठा के प्लेट लेके उसके हाथ से। ऋषि ईशान को बिस्तर पर ले आया और बैठा लिया अपनी गोद में। लो खाओ, ऋषि ने कहा। नहीं, पहले आप खाओ, आप भी तो खाना छोड़ के आए थे, ईशान ने कहा तो ऋषि की आंखें नम हो गई। ऋषि ने ईशान के साथ खाना खाया और उसे अपने पास लेके लेट गया, पर वो अनजान था इस बात से कि वसुंधरा सब सुन रही थी। बसु भी खा के अपने बिस्तर पर लेट गई। ऋषि ईशान को अपनी बाहों में लेकर कहानी सुना रहा था। बसु भी सुन रही थी सब कुछ। कुछ देर में ईशान सो गया और उसका फ़ोन बिस्तर पर गिर गया। ऋषि ने फ़ोन उठाया तो चालू था। उस पर वसुंधरा का नाम देखकर उसका दिल बेचैन हो गया। उसने धीरे से फ़ोन अपने कानों पर लगा लिया। बस सोती हुई बसु की सांसों की आवाज़ थी, जिसे ऋषि बहुत अंदर तक महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और वसुंधरा के साथ उस पल को याद कर रहा था जब वो उसके बहुत करीब था। उस वक्त उसका दिल ना जाने कैसे उसके दिमाग से बगावत कर रहा था। उसे नहीं पता था वो भी फ़ोन लिए कब सो गया, पता ही नहीं चला उसे। सुबह का वक्त, वसुंधरा का क्वार्टर। वसुंधरा उठी तो अभी तक फ़ोन चल रहा था। उसने फ़ोन मुस्कुरा के कानों से लगाया तो ऋषि की सांसों की आवाज़ थी। वो समझ गई ये ऋषि है। उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। मुझे आपकी सांसों को भी खुद तक नहीं लाना है, वसुंधरा ने गुस्से में कहा। वो उठी और नहाने चली गई। नहा के रेडी हुई और नाश्ता करके वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल आके सामने उसे कल्पना मिल गई। गुड मॉर्निंग कल्पना, कैसे हो? वसुंधरा ने अंदर आते हुए मुस्कुरा के बोला। गुड मॉर्निंग मिस कश्यप, कल्पना ने भी मुस्कुरा के बोला। आप मुझे वसु बोल सकती हैं, वसुंधरा ने मुस्कुरा के कहा। ओके वसु, ये बोल कल्पना मुस्कुरा दी।
वसुंधरा डॉक्टर त्यागी के केबिन में गई। वो बैठे चीज़ सैंडविच खा रहे थे, गले पर कपड़ा लगाकर ताकि कपड़े खराब ना हों, और एक बूढ़ी सी औरत उनके पास खड़ी थी जो उन्हें चाय दे रही थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, वसुंधरा ने अंदर आते हुए मुस्कुरा के कहा। गुड मॉर्निंग वसुंधरा, डॉक्टर साहब ने खाते हुए बोला। वसुंधरा थोड़ा हैरान थी ये सब देख के। तो ये है आपके हॉस्पिटल की नई हेड नर्स, उस पास खड़ी औरत ने बोला। जी वसुंधरा, ये हमारी लाइफ लाइन है, हमारी श्रीमती जी, कसब त्यागी और थोड़ी सी हिटलर भी है। ये बात डॉक्टर साहब ने जरा धीरे से बोला, पर सबने सुन लिया था। वसुंधरा ये सोच रही थी कि सर त्यागी और ये कसब, उसे समझ नहीं आया। क्या सोच रही है आप? यही कि डॉक्टर साहब हिंदू और हम मुसलमान, फिर शादी। वो क्या है ना, हमारी लव मैरिज थी। ये हमारे अब्बा जान के पास गए हाथ मांगने, नहीं माने भगा लाए। ये बोल के कसब जी हंस दी और उनके साथ वसुंधरा भी। गुड मॉर्निंग मॉम, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। तुम तो बहुत प्यारी हो और खूबसूरत भी। नाश्ता किया है? कसब जी ने पूछा। जी मैं करके आई हूँ, शुक्रिया, वसुंधरा ने मुस्कुरा कर बोला। अच्छा, आज रात का खाना हमारे घर करना, तुम्हारे पास वाला क्वार्टर हमारा है, आना ज़रूर भूलना मत। और मैं ना नहीं सुनने वाली। कसब जी ने एक लड्डू निकाल के उसको दिया। वसुंधरा ने भी मुस्कुरा के ले लिया। कसब जी चली गईं और त्यागी जी सारे स्टाफ से उसे मिलवाने चले गए। सबसे मिलके वसुंधरा को अच्छा लगा। त्यागी साहब चले गए। हेलो वसुंधरा, मैं संगीता हूँ और ये रुचि, संगीता ने उससे मुस्कुरा कर बोला, जो वहीं एक नर्स थी। वसुंधरा ने भी मुस्कुरा के हाथ आगे बढ़ा दिया। और मैं हूँ डॉक्टर वरुण। वरुण ने हाथ आगे करते हुए मुस्कुरा के बोला। हाँ, और जब से इनकी शादी हो गई है तब से इनकी बेगम ने इन्हें वरुण देव बना दिया है, सामने से आती एक हेल्दी डॉक्टर ने कहा। वहाँ खड़े सब मुस्कुरा दिए। क्या यार अफसाना, कभी तो छोड़ दिया करो हमें, डॉक्टर वरुण ने झुंझला के बोला। आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और हम छोड़ दें आपको? कमाल है, अफसाना ने बड़े अंदाज से कहा। वसुंधरा और बाकी सब हंस दिए। अफसाना और वरुण कॉलेज फ्रेंड थे और इत्तेफाकन उन दोनों को यही जॉब मिल गई थी। अस्सलाम वालेकुम वसुंधरा, मैं अफसाना, यहाँ की हार्ट सर्जन, अफसाना ने बोला बड़े तहजीब से हाथ उठा के। जी नमस्ते, वसुंधरा ने भी मुस्कुरा के बोला। सब अपने अपने काम में लग गए। दोपहर का वक्त, ऋषि का ऑफिस। ऋषि का दिमाग आज काम करने में नहीं लग रहा था। उसकी असिस्टेंट आई और एक फाइल उसे दिया। ऋषि ने पढ़ा और उसकी तरफ बिना देखे कहा, वसुंधरा, अमन को बुला दो जरा। ऋषि को पता नहीं था कि उसने अपनी असिस्टेंट सुहानी को वसुंधरा कह दिया था। सर, मेरा नाम सुहानी है, सुहानी ने डरते हुए बोला। ऋषि को याद आया कि उसने गलती से क्या बोल दिया था। सॉरी सुहानी, अमन को बुला दो, ऋषि ने सर उठा के बोला। इट्स ओके सर, मैं अभी अमन जी को भेजती हूँ, सुहानी ये कह के चली गई। ऋषि चेयर से सर लगा के आंखों को बंद किए बैठा था। तभी अमन भी आ गया। जी सर, आपने बुलाया? अमन ने अंदर आते हुए कहा। हाँ अमन, ये बजट की फाइल है, एक बार तुम देख लो। और एक काम और है, आज मुग्धा को लेकर ऋषिकेश चले जाओ, कुछ काम है उसे स्कूल का। देखो रात में मत आना, सुबह ले आना उसे, क्योंकि रात का वक्त होगा, कुछ हो ना जाए, ऋषि ने बिना देखे कहा। अमन ने हाँ बोल के चला गया। ऋषि ने अपने पास रखा फ़ोन उठाया और एक नंबर मिला दिया। फ़ोन उठा तो उधर वसुंधरा की आवाज़ थी। हेलो कौन? वसुंधरा ने इतना ही बोला था कि ऋषि की सांसों की आवाज़ उसे आई और वो पहचान गई। वसुंधरा निकल के बाहर आ गई। दोनों ही खामोश थे, बस सांसों की आवाज़ थी। सर आप हैं? वसुंधरा के मुंह से ये सुन के ऋषि हैरान था। उसने फ़ोन रख दिया और उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कैसे बिना बोले तुम्हें ये पता चला कि हम हैं फ़ोन पर? ऋषि ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। उधर दूसरी तरफ वसुंधरा सोच रही थी कि ऋषि ने कॉल क्यों किया, और कॉल किया तो बात क्यों नहीं की। वो यही सब सोच के अंदर आ गई। ऋषि भी कुछ वक्त बाद काम में लग गया। शाम का वक्त, वसुंधरा का क्वार्टर। वसुंधरा काम करके वापस आई क्वार्टर के पास तो देखा कसब जी सीढ़ियों पर बैठी कुछ कर रही थी। वसुंधरा उनकी तरफ बढ़ गई। गुड इवनिंग मैम, वसुंधरा ने मुस्कुरा के कहा। अरे वसु, आप आइए, बैठो, कैसा रहा आज का दिन आपका? कसब जी ने बहुत प्यार से बोला। जी अच्छा, आप क्या कर रही हैं? वसुंधरा ने वहीं सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा। ये मिट्टी की लालटेन है, मुझे इन सब का बड़ा शौक है, तो ये सब खुद बना के अपने घर को डेकोरेट करती हूँ, कसब जी ने मुस्कुरा के कहा। मुझे भी देंगी क्या प्लीज़?
अच्छे लग रहे हैं मुझे ये सब, वसुंधरा ने कहा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, कसब जी ने बोला। चाय पियोगी, कसब जी ने पूछा। हाँ पर बनाऊंगी मैं, वसुंधरा ने बोला। फिर तो अच्छा है, कसब जी ये बोली तो दोनों हंस दी जोर की। कसब जी वहीं बैठी रहीं और वसुंधरा अंदर गई और चाय बनाने लगी। कसब जी वहाँ बैठी गुनगुनाते हुए वापस मिट्टी के लालटेन को सजाने लगी रंगों से। कुछ वक्त बाद वसुंधरा के हाथ में प्लेट थी और उसमें 2 कप चाय थी। लीजिए, वसुंधरा ने चाय का कप देते हुए बोला। अरे वाह, बन गई, खुशबू तो बहुत अच्छी है, कसब जी ने बोला। उन्होंने एक घूंट पिया और बोली, वाह क्या चाय है, माशा अल्लाह, कसब जी ने बोला। वसुंधरा मुस्कुरा दी। कुछ देर बैठ के दोनों ने वहीं बात की। फिर वसुंधरा उनके साथ अंदर आई और रात के खाने की तैयारी में कसब जी की हेल्प करने लगी। सारा खाना वसुंधरा को ध्यान में रख के ही कसब जी ने बनाया। खाना जब तक बना, त्यागी साहब भी आ गए। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू, क्या बात है बेगम जान, ये कहते हुए त्यागी साहब अंदर किचन में आ गए। वसुंधरा को देखो मुस्कुरा दिए। अरे वाह, बसु भी यही है, लगता है आज का खाना किसी और ने बनाया है, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, त्यागी जी ये बोल के मुस्कुरा दिए। नहीं, मैम ने हमें बताया तो हम बस बनाते गए, तो सारा श्रेय मैम का है, वसुंधरा ने बोला। चलिए, हमें तो खाने से मतलब है, बनाए कोई भी, त्यागी साहब बोल के रूम से चले गए अपने। जब तक वो आए तब तक खाना डाइनिंग टेबल पर लग गया था। सबने साथ बैठ के बातों के साथ खाना खाया। वसुंधरा सबके साथ कुछ देर रह के वापस अपने क्वार्टर में आ गई थी। कसब ने अपने हाथ से डेकोरेट किए लालटेन दिए थे वसुंधरा को, वो सब लाकर वसुंधरा ने टेबल पर रख दिया और बैठ गई। रात का वक्त ऋषिकेश। मुग्धा चुपचाप नजरें नीचे की गाड़ी में बैठी है अमन के साथ। अमन गाड़ी चलाए जा रहा था। उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि वो गुस्से में है। उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और गुस्से से बाहर निकलकर मुग्धा का हाथ पकड़ बाहर निकाला और गाड़ी से लगा के खड़ा हो गया। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा मुग्धा कि हम आपसे प्यार नहीं करते, क्यों चली आई यहाँ पर मुंह उठा के, कैसे बोलूँ आपसे, बोलो, अमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हमने आपसे पूछा तो नहीं, मुग्धा ने थोड़ा डरते हुए नजरें झुका के बोला। ये जो आंखें हैं आपकी जिन्हें आप छुपा रही हैं, इस वक्त उनमें साफ दिख रहा है। देखो मुग्धा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सुबह यहाँ से जाते ही आप वापस शिमला चली जाएं, बस, हम और कुछ नहीं चाहते, अमन ने गुस्से में बोला। आपको कैसे पता कि जो हमारी आंखों में है वो प्यार है, जब आप हमसे प्यार ही नहीं करते हैं तो, मुग्धा ने इस बार उसकी तरफ देख के आंसू भरी नज़रों से कहा। फालतू की बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अंदर बैठो, अमन ने वापस ड्राइविंग सीट की तरफ आते हुए बोला। कोई ज़रूरत नहीं आपके एहसान की, हम खुद चले जाएंगे गेस्ट हाउस तक, आप वापस चले जाएं, मुग्धा ये बोल के जाने लगी। मुग्धा अंदर बैठो, मैंने कहा, अमन ने गुस्से से बोला। मुग्धा बिना कुछ बोले चली जा रही थी सड़क पर आंसू पोंछते हुए। मुग्धा, हम कुछ बोल रहे हैं, अंदर चलो, गाड़ी में बैठो, अमन ने उसका हाथ पकड़ के रोक के बोला। छोड़िए हमें और जाइए यहाँ से, मुग्धा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। सर ने मुझे आपकी जिम्मेदारी दी है, चलिए, अमन ने बोला। हाँ, आपको आपके सर की हर बात समझ आती है, पर पूरी दुनिया में बस एक मैं ही हूँ जिसकी बात न आपको समझ आती है न सुनाई देती है, तो जाइए यहाँ से, जाइए, मुग्धा ने अपना हाथ छुड़ा के बोला और जाने लगी। मुग्धा गुस्से में आगे बढ़ी तो उसका पैर अटका और वो जोर से गिरी। उसकी आवाज़ सुन अमन भाग के आया। मुग्धा, ठीक हो तुम? देख के नहीं चल सकती आप, अमन ने उसे बोला। अमन जी, हमारा पैर दर्द हो रहा है, मुग्धा ने दर्द में कराते हुए कहा। शायद पैर मुड़ गया था और मोच आ गई थी। रुको, अमन ने उसे उठाया बाहों में और गाड़ी में लाके पीछे बैठा दिया और गाड़ी में रखा फर्स्ट एड निकाल के एक स्प्रे लेके आया और उसके पैरों पर लगाया। मुग्धा के पैर का दर्द वैसे ही था, कुछ देर में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास चलते हैं पहले, अमन ने सख्त आवाज़ में बोला। मुग्धा ने इस बार कुछ नहीं कहा, वो सुबुकती हुई बैठी थी। अमन आया और बैठ के गाड़ी चला दी। रात का वक्त, ऋषि का घर। ईशान ऋषि के पास आया और लेट गया। चाचू, कहानी, ईशान ने लेटते हुए कहा। दूध पिया आपने? ऋषि ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा। जी, कब का? ईशान ने उसे पकड़ते हुए कहा। ओके, ऋषि ने कहा। ऋषि उसे कहानी सुनाने लगा। ईशान भी कहानी सुनते सुनते सो गया। ऋषि ने उसे ठीक से सुला दिया। ईशान का फ़ोन लेके उसे उठा के देखा तो वसुंधरा फ़ोन पर थी। उसने उठा के कान के पास लगाया तो फिर से उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। तभी उसकी चूड़ियों और पायल की आवाज़ उसे सुनाई दी। शायद वसुंधरा ने करवट ली थी जिससे उसकी चूड़ियाँ और पायल आवाज़ कर रही थी।
ऋषि ने इतने घंटों बाद उसके पायल की आवाज़ सुनी थी। लगता है तुम्हें लाना होगा आप, ऋषि ने मन में कहा और फ़ोन वैसे ही लिए सो गया। ऋषि बैठा ईशान को नाश्ता करा रहा था। सुनैना नाश्ता दे रही थी, तभी अमन मुग्धा को बाहों में उठा के अंदर आया। अरे मुग्धा, क्या हो गया? सुनैना ने कहा। कुछ नहीं भाभी, बस मोच है, कल तक ठीक हो जाएगी, अमन ने उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा। मोच कैसे आई? सुनैना ने पूछा। वो पैर अटक गया था, गिर गए, मुग्धा ने धीरे से बोला। इतनी बड़ी होकर गिर गई आप? ईशान ने कहा। क्यों, बड़े हो जाने पे गिरते नहीं है क्या? मुग्धा ने गुस्से में बोला। हाँ तो ठीक है, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस पूछ रहा था, ईशान ने कहा। ये कोई पूछने की बात है? मुग्धा ने मुंह बना के बोला। अच्छा ठीक है, ईशान परेशान करना बंद करो मासी को और चाचू के साथ स्कूल जाओ अब आप, सुनैना ने बोला। ईशान मुग्धा को चिढ़ाते हुए भाग गया। ऋषि ईशान को गाड़ी में बैठा के अमन की तरफ मुड़ा। अमन, एक काम करना है, बहुत ज़रूरी है, ये नंबर पता करो अभी कहाँ है और एग्जैक्ट लोकेशन भी पता करके मुझे जल्दी से बताओ। ऋषि ये बोल के बैठ गया। अमन वहाँ खड़ा सोचता रहा और ऋषि चला गया। अमन अंदर आया और मुग्धा का सामान दे के जाने लगा तो सुनैना ने बुलाया। जी भाभी, अमन ने उन्हें देख के कहा। मुग्धा को उसके कमरे में छोड़ दीजिए अमन भैया, हम तब तक कमला से चाय बनाने को बोल के आप दोनों के लिए नाश्ता ले आते हैं। सुनैना बिना सुने बोल के चली गई। अमन मुग्धा को देख रहा था और मुग्धा अमन को। अमन आगे बढ़ा तो मुग्धा ने हाथ उठा के उसे वहीं रोक दिया। हम खुद चले जाएंगे, मुग्धा ये बोल के उठ के लड़खड़ाते हुए जा रही थी, पर दर्द की वजह से वो जा नहीं पा रही थी। अमन ने आगे बढ़ के उसे गोद में उठा लिया। छोड़ो मुझे, मुग्धा ने उसकी बाहों से हाथ पैर मारते हुए कहा, पर अमन पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप लेकर कमरे में आया, मुग्धा को और बिस्तर पर बैठा दिया। अमन ने एक नज़र देखा और चला गया गुस्से में बाहर। सुनैना कमरे में आई नाश्ता लेकर, अमन को ना देखकर पूछ ली, मुग्धा, अमन भैया कहाँ हैं? मुग्धा ने मुंह बना के कहा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो आप, और प्लेट लेकर खाने लगी गुस्से में। सुनैना मुस्कुरा के जाने लगी और रुकी। अब ऋषि भैया के साथ जो रहेगा वो ऐसे ही सख्त ही रहेगा, ज़रा प्रयास करो, सुना है प्रयास से पत्थर भी पिघल जाते हैं, ये तो फिर धड़कते हुए दिल है मुग्धा रानी। सुनैना ये बोल के मुस्कुरा के चली गई और मुग्धा मुंह खोले हैरानी से उसे देख रही थी। दोपहर का वक्त, ऋषि का ऑफिस। ऋषि बैठा काम कर रहा है कि तभी उसके पास अमन आता है। सर, मैं आई कम इन? अमन ने अंदर आते हुए बोला। हाँ अमन, आओ। ऋषि ने उसकी तरफ सर उठा के बोला। सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो ये रही। अमन ने एक पेपर उसे दिया। गुड जॉब अमन, ऋषि ने पेपर को देखते हुए कहा। थैंक यू सर, अमन ने बोला और चला गया। तो आप यहाँ हैं? गुड, ऋषि ने खुश होते हुए बोला। ऋषि बैठा आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। सर, सिन्हा साहब आ गए हैं मीटिंग के लिए, सुहानी ने आके बोला। मैं आ रहा हूँ सुहानी, चलें आप, ऋषि ने कहा। सुहानी चली गई। ऋषि उठा और कोट पहन के मुस्कुरा के बाहर गया तो सारा स्टाफ उसे मुस्कुराता देख हैरान था, पर ऋषि इन सब से बेखबर बस मीटिंग रूम में चला गया। दूसरी तरफ वसुंधरा हिचकियों से परेशान थी। लो पानी पी लो, संगीता ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा। वैसे इतना कौन याद कर रहा है वसुरानी, जो इतनी हिचकियाँ आ रही हैं आपको? अफसाना आती हुई बोली। हमें क्या पता, वसुंधरा ने पानी पी के कहा, पर उसकी हिचकियाँ बंद ही नहीं हुई। अच्छा, जरा जिसको तुम या जानती हो सबका नाम मन में बोलो, अफसाना ने बोला। क्या, पर क्यों? वसुंधरा ने हिचकी लेते हुए कहा। अरे करो तो एक बार जो बोल रहे हैं, अफसाना ने कहा। ठीक है, वसुंधरा ने बोला और आंख बंद करके मन में बोलने लगी नाम, पर उसकी हिचकी वैसी की वैसी ही थी। तभी अचानक से मन में ऋषि का नाम आ गया और ऋषि का नाम आते ही हिचकी बंद हो गई। देखा, बंद हो गई ना हिचकी। ये हमारी अम्मी जान का नुस्खा है। वो कहती है कि जो तुम्हें याद कर रहा है अगर उसका नाम मन में ले तो हिचकी चली जाती है, अफसाना ने खुश होते हुए बोला। वसुंधरा उसे थोड़ा घूर के देखने लगी। अच्छा, अगर किसी की फैमिली में बहुत सारे लोग और किसी की लाइफ में बहुत सारे दोस्त और किसी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी तो वो क्या करे हिचकी रोकने के लिए? वरुण ने पीछे से आते हुए कहा। तो उसका मालिक अल्लाह है, हमें उम्मीद है कि वो हिचकियों से मर जाएगा, अफसाना ने कहा तो सब हंस दिए। बड़ी बेदर्द दिल की हैं आप अफसाना जी, पता नहीं आप हार्ट सर्जन कैसे बन गई, और उससे बड़ी बात कि रिहान ने आप में क्या देख लिया जो निकाह जैसा खतरा ले लिया, वरुण ने हंसते हुए बोला। वैसे ही जैसे आपकी बेगम सिमरन ने लिया आपसे शादी करके, अफसाना की बात पर सब हंस दिए। अच्छा चलो लंच करने, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है,
रुचि ने सबसे आके बोला। सब कैंटीन की तरफ बढ़ गए और वसुंधरा के दिमाग में अभी अफसाना की बात चल रही थी। सब साथ बैठ के कैंटीन में खाना खाने लगे। वसुंधरा यहाँ आके खुश थी। वक्त अच्छे से गुजर रहे थे। ऋषि भी कुछ कामों में व्यस्त हो गया था। ईशान की कंपटीशन भी हो गए, वो जीत के आया था। उसने वसुंधरा को बताया भी। वसुंधरा को भी पता चला तो वो भी बहुत खुश हुई। मुग्धा भी अमन के दिल को जीत रही थी। वक्त गुजर रहा था। वसुंधरा यहाँ आके बदल गई थी। शाम को काम से फ्री होके वो कुछ देर कसब जी के साथ तो कुछ देर खुद के साथ अकेले बाहर बैठे शाम को रात में तब्दील होते देखती। वो खामोश रहने लगी थी, जैसे उसके मन में कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। वो अब किसी की बदतमीजी पर जवाब नहीं देती थी। खामोश होकर चली जाती थी, जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। ये बदलाव क्यों आ गया था वो खुद नहीं समझ पा रही थी। कभी भी कोई हवा का झोंका उसे छू जाता तो उसे अलग अजीब सी एहसास होता, तो वो आंखों को बंद करके बैठ जाती। और वो वक्त भी आया जब वसुंधरा को एक बार वापस हरिद्वार आना था, नेहा की शादी में। रचना अपने जॉब प्लेसमेंट की वजह से नहीं आ पाई थी, पर वसुंधरा इस सोच में थी कि वो कैसे जाए। उसने सोचा और ये निर्णय लिया कि वो जाएगी शादी में, और शादी के दिन ही पहुंचेगी और एक रात नेहा के यहाँ रहकर वापस चली आएगी। उसने छुट्टी मांगी तो उसे 2 दिन की छुट्टी मिल गई। उसने शॉपिंग की और अगले दिन जाने की तैयारी कर ली। सुबह का वक्त, नेहा का घर। नेहा हाथों में मेहंदी रचाए बैठी थी। सारी लड़कियां उसे घेरे बैठी थी। ओहो, दुल्हन तो कमाल की लग रही है, वसुंधरा ने अंदर आते हुए कहा कमरे में। नेहा ने देखा तो खुशी से उछल पड़ी। नेहा भाग के आई और उसके गले लग गई। इतनी ज़्यादा मत उछल, नहीं तो सब बोलेंगे लड़की बहुत खुश है शादी करके जाने से, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। चुप कर तू, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुझसे। बिना बोले बिना बताए यहाँ से चली गई। मैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं तेरे लिए, नेहा ने नाराज़ होके बोला। माफ़ कर दे नेहा, हालात ही कुछ ऐसे थे, वसुंधरा ने उसके हाथों को पकड़ के बोला। पर एक बार बात तो कर सकती थी ना मुझसे। अच्छा बाबा माफ़ कर दो, वसुंधरा ने कान पकड़ के कहा। अच्छा माफ़ कर देती हूँ, पर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझी, नेहा ने कहा तो वसुंधरा ने उसे गले से लगा लिया। दोनों अंदर आ गए। रात तक सारी रस्में चली। नेहा बहुत खुश थी और वसुंधरा उसे देख के खुश थी। सब रात में नेहा को रेडी करने ले गए। वसुंधरा भी गई साथ में। नेहा को लाल जोड़ा पहनाया गया और दुल्हन बन वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वसुंधरा ने काजल निकाल के उसके कान के पीछे लगा दिया। भगवान करे तुझे किसी की नज़र न लगे। तू क्या ऐसी ही रहेगी? जा तू भी रेडी होके आ। और सुन, आज सजने में कमी मत करियो, मुझे तू बहुत खूबसूरत दिखनी चाहिए, नेहा ने बोला। देख, कहीं खूबसूरत देख के तेरे वीर हमें ही ना ले जाएं अपने साथ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत, वसुंधरा ने उसे छेड़ते हुए कहा। वो मुझे ही ले जाएंगे, हाँ, अगर उनकी साली चलना चाहे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं ले चलूँगी। तेरी शादी अपने देवर से करा दूँगी, फिर हम साथ रहेंगे, नेहा ने कहा तो सब हंस दिए। ना जी, आप ही जाएं अकेले, हमें नहीं आना आपके साथ, वसुंधरा ने बोला और चली गई रेडी होने। कुछ देर में सुनैना भी सबके साथ आई। ऋषि ने उन्हें बाहर ही छोड़ दिया और अमन को उनका ख्याल रखने को कह के वहाँ से चला गया। सुनैना ईशान को लिए अंदर आई तो सामने ही उन्हें सुमन जी मिल गईं। अरे सुनैना जी, नमस्ते, आइए, सुमन जी ने आगे बढ़ के हाथ जोड़ के कहा। नमस्ते सुमन जी, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, सुनैना ने उनसे हाथ जोड़ के बोला। जी नहीं, आप सब ने इतनी मदद की, क्या बताऊं, किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, आप सबका समझ नहीं आता, सुमन जी ने नम आंखों से कहा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप सुमन जी, नेहा हमारी भी कुछ लगती है, ऐसे मत बोलें आप, सुनैना ने उनके हाथों को पकड़ के बोला। चलिए अंदर, वसुंधरा भी आ गई है। सुमन जी के मुंह से ये सुनते ही सुनैना ने और बाकी सब ने सुना तो खुश भी हुए और हैरान भी। बसु आई है? कहाँ पर है? मुझे मिलना है उससे, ईशान ने बोला। अभी देख के भेजती हूँ, शायद तैयार हो रही है, सुमन जी ने बोला। सुनैना और बाकी सब आके बैठ गए सोफे पर। तभी ऋषि वापस आता है और अमन को फ़ोन करता है और बाहर आने को बोलता है। वो गाड़ी को खड़ा करके अंदर जाता है, हाथ में कुछ लिफाफे लिए हुए है। तभी उसे एक अलग एहसास होता है। वो आंखें बंद करता है, उसके कानों में पायल की आवाज़ आती है। वो मुस्कुरा देता है और पीछे मुड़ के देखता है, सामने से वसुंधरा कानों में झुमके पहनते हुए आ रही थी।
क्रीम और गोल्डन कलर का लहंगा और उस पर जूड़ा बना के उस पर गजरे सजा रखा था। आँखों में सुरमा जो उसके आँखों की खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। कमर में पतली कमरबंद, हाथों में भरी चूड़ियाँ। ऋषि बस उसे देखे जा रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाए पर तभी ईशान आ गया। बीच में वो रुक गया और अमन भी आ गया। उसने अमन को जल्दी से लिफाफा दिया और बाहर आ गया। वो गाड़ी में बैठा और सर पीछे गाड़ी से लगा लिया। उसे वसुंधरा नजर आ रही थी। वसु, ईशान को सामने देख वसुंधरा ने उसे गोद में उठा लिया और कस के अपनी बाहों में ले लिया। ईशान कैसे हो? वसुंधरा ने नम आंखों से कहा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ईशान ने उसके गले में हाथ डाल के बोला। हम आने वाले थे ईशान, पर नेहा दी की शादी थी, काम था तो इसलिए मैं आ नहीं पाई, सॉरी। वसुंधरा ने कहा। कोई बात नहीं, ईशान ने कहा। वसु, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सिंड्रेला से भी ज़्यादा खूबसूरत। ईशान ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के बोला। आप भी बहुत प्यारी लग रहे हो, वसुंधरा ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा। वसुंधरा गई और सबसे मिली। सुनैना उसे देखकर तो उसकी आंखें नम हो गई। सब खुश थे। आज ईशान तो बस वसुंधरा के पास था। बारात भी आ गई। वीर बहुत हैंडसम लग रहा था। सारी रस्मों के बाद वीर को खाना खिलाया गया और कुछ देर बाद उसे मंडप में बुलाया गया। रस्म कर वीर के साथ नेहा को बुलाया गया। वसुंधरा, मुग्धा, कमला जाके बाकी लड़कियों के साथ उसे ले आए। नेहा आई तो सुनैना को देख के हाथ जोड़ ली। सुनैना ने उसे पास आके उसके माथे को चूमा और आंखों से काजल निकाल कर उसे लगा दिया। नेहा रोते रोते मुस्कुरा रही थी। नेहा आई और वीर के बगल में बैठा दिया। वसुंधरा ईशान को गोद में लेके बैठी थी। ईशान सो गया था। भाभी, मैं इसे अंदर ले जाती हूँ, वहीं सुला दूंगी। ये बोल के वसुंधरा ईशान को नेहा के कमरे में ले जाती है और सुला देती है और बाहर आती है। तभी उसका हाथ पकड़ ऋषि उसे छत पर ले आया। छोड़िए मुझे सर, क्या कर रहे हैं आप? वसुंधरा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। ऋषि उसे ऊपर लेके आया और दरवाज़ा बंद कर दिया छत का। छोड़िए मुझे, वसुंधरा ने हाथों को छुड़ाते हुए कहा। ऋषि उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया। वसुंधरा उससे दूर जाने के लिए उसे दूर करने लगी। ऋषि ने उसको कमर से पकड़ के पास खींच लिया। वसुंधरा फिर उसके छूने से सिहर रही थी। वो गुस्सा थी। सब मेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे सर, वसुंधरा ने बिना उसकी तरफ देख के खुद को छुड़ाते हुए कहा। पर ऋषि बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। सॉरी, ऋषि ने धीरे से उसे देख के बोला। वसुंधरा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। मुझे छोड़िए, वसुंधरा ने बोला। माफ़ कर दो वसु, गलती हो गई उस दिन हमसे। हम नहीं जानते क्यों तुम पर गुस्सा आया, क्यों हम आपको इतना बोल गए, ऋषि ने उसके चेहरे को थाम के बोला। वसुंधरा उसकी तरफ नहीं देख रही थी। जानता हूँ गलती बड़ी है मेरी वसु, पर अब क्या करूँ, आ गया मुझे गुस्सा। तुम इतनी बोल गई थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऋषि ने उसके बंधे बालों पर अपना हाथ रखे बोला। छोड़िए मुझे, वसुंधरा ने ऋषि को धक्का देके दूर किया तो उसका जूड़ा ऋषि के हाथ से खुल गया। गजरा निकल के गिर गया। उसके बाल अब हवा में उड़ रहे थे। ऋषि उसे देखे जा रहा था। उसका दिल उससे ही दूर हो रहा था। इस वक्त आपका जब मन करता है आप प्यार से बात करते हैं, जब दिल नहीं हुआ तो किसी सामान की तरह किसी को भी कहीं भी फेंक देते हैं, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। आप भगवान नहीं हैं सर, जो किसी की ज़िंदगी को चला रहे हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों आपकी बात ना चाह के भी मैं मानूं? क्यों जो आप चाहते हैं वो हो? वसुंधरा कहती कहती अपना चेहरा अपने हाथों में लेके रो दी थी। ऋषि धीरे कदमों से चल के उसके पास आया। वापस आओ, ईशान को ज़रूरत है तुम्हारी, वो नहीं रह पा रहा है। रोज़ रात तुम्हारी आवाज़ सुन के सोता है, तुम्हें देख के उठता है। ऋषि ने उसको पकड़ के करीब लाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे नहीं आना, वसुंधरा गुस्से में बोली। पूछ नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं हम आपको कि आपको आना है और आना पड़ेगा। अब इसे जिद समझो या कुछ और। ऋषि उसे और करीब लाते हुए बोला। ऋषि को इतना करीब देख वसुंधरा कांप रही थी। ऋषि ने उसे कुछ देर बहुत प्यार से देखा और फिर जाने लगा। जब उसे लगा अब वो खुद को रोक नहीं पाएगा। मैं नहीं आऊँगी, कभी नहीं, वसुंधरा ने पीछे मुड़ के देख के उसे बोला। ऋषि रुका और मुस्कुरा के बोला। आप आएंगी, वादा है। 14 दिन, ठीक 14 दिन बाद आप वापस से वहाँ होंगी जहाँ आपको होना चाहिए। ऋषि ये बोल के चला गया। वसुंधरा वहीं खड़ी रही। क्या होगा अब? क्या ऋषि वसुंधरा को ले जाएगा? क्या वसुंधरा आएगी ऋषि के पास वापस? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।